हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका साइंस की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलग अलग वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम एक ही वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के ही जो क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर जो आने वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी उपग्रह का पृथ्वी द्रव्यमान में परित आर त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा T = √4π² r³/GME। ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका की टंकी का जल दूर रहने वाले व्यक्तियों के घरों की ऊपर की मंजिल में कठिनता से पहुंचता है, जबकि वे टंकी से भरे जल के तल से नीचे होते हैं। इसका कारण है, जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होती है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, 1227 डिग्री सेल्सियस पर ताप एक कृष्णिका 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम तीव्रता के विकिरण उत्सर्जित करती है। यदि कृष्णिका का ताप 1000 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया जाए तब अधिकतम तीव्रता होगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3000 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा उसी द्रव्यमान की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्यों? स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों अधिक होती है? क्योंकि स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु अपनी गतिज ऊर्जा खो देते हैं, दीवारों से चिपक रहते हैं, दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदलता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग जो है वो बदलता है, इसलिए बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना के लिए उत्तरदायी है। पूछा जा रहा है, जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं, क्यों? व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति होगी। इसका जो सही जवाब है वो होगा EV/H। V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति होगी EV/H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं की जब अल्फा कणों से बमबारी की जाती है तो 10 लाख कणों में से केवल कुछ ही कणों का विक्षेपण होता है और शेष कण बिना विक्षेपित हुए पार हो जाते हैं। इसका कारण है कि परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको किया किसने था? तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी की हुई थी नाभिक पर, परमाणु पर। तो उन्होंने देखा था कि अगर ये एक परमाणु है तो इसका नाभिक ऐसे है। इन्होंने जब अल्फा कणों की बमबारी की तो नाभिक इसका इतने में ही था। इन्होंने जब अल्फा कणों की बमबारी की तो इन्होंने क्या देखा कि जो अल्फा कण थे उनमें से कुछ तो सीधे चले गए, कुछ जो है इससे टकराकर वापस लौट आए। कुछ ही कण थे जो टकराकर वापस लौटे, तो वो इन्होंने कहा कि जो नाभिक है वो बहुत छोटा है, क्योंकि कुछ ही कण थे जो टकराकर वापस लौटे थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु का आयतन कितना होता है, परमाणु का जो आयतन होता है वो होता है 6.2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये परमाणु का आयतन होता है। ठीक है, परमाणु का आयतन कितना होता है? 6.2 × 10⁻³ मीटर क्यूब परमाणु का आयतन होता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले नाभिक का आयतन कितना होता है, अभी तक हम लोगों ने परमाणु का आयतन देखा, लेकिन अगर नाभिक का आयतन पूछ ले तो नाभिक का आयतन होता है 10⁻15 × परमाणु का आयतन। परमाणु का आयतन कितना था? 6.2 × 10⁻31 मीटर क्यूब। ये परमाणु का आयतन था। और नाभिक का आयतन क्या होता है? 10⁻5 × परमाणु का आयतन। ये नाभिक का आयतन हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार पूछ ले तो परमाणु का जो आकार होता है वो होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, या फिर अगर इसको एंगस्ट्राम में लिखेंगे तो 1 एंगस्ट्राम ये परमाणु का आकार होता है। वहीं पे अगर आपसे नाभिक का आकार पूछ ले तो नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर। ठीक,
अगर आपसे पूछा जाए तत्वों का सबसे छोटा कण क्या है, तो सबसे छोटा कण परमाणु है। अगला क्वेश्चन है, धन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम है। अब देखिए, धन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम हमें कैसे पता होगा, जब हमें उनका परमाणु क्रमांक पता होगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे सीजियम दिया हुआ है, रुबिडियम दिया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। इनका जो परमाणु क्रमांक के हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो सबसे छोटा होता है लिथियम। लिथियम का 3 है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37 और सीजियम का 55। इसमें उलट फेर करके भी क्वेश्चन दे सकता है। हो सकता है कि इसकी जगह पे नाइट्रोजन दे दे, ऑक्सीजन दे दे, तो आपको परमाणु क्रमांक भी याद करके जाना है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। सबसे छोटा लिथियम है और इसमें से सबसे बड़ा सीजियम है जिसका 55 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, K4FeCN6 में किस प्रकार के बंध हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आयनिक बंध, सहसंयोजन बंध और उपसंयोजन बंध। ये तीनों ही बंध K4FeCN6 में पाए जाते हैं। ठीक है, K4FeCN6 को क्या कहा जाता है, तो इसका एक और नाम होता है जिसे पोटेशियम हेक्साक्लोराइड या फिर पोटेशियम फेरोसिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CuNH3 4 2+ आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, +2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यही इसका ऑक्सीकरण संख्या है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो आपको बता दें, जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो सिल्वर से अत्यधिक क्रियाशील होता है। कॉपर के अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती है। अगर आप धातुओं को देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर Fe जिसे आप लोहा कहते हैं, Fe, PbH ऐसे होता है। तो उसमें जो कॉपर होता है वो सिल्वर से अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आधार पर बहुलकों की पहचान कीजिए। मतलब उनके उपयोग के आधार पर बहुलक बताना है कि किस बहुलक का उपयोग इसमें होता है। पहला दिया, नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भराव सामग्री की तरह उपयोग होता है। तो नाजुक वस्तुओं की पैकेजिंग में जो भराव सामग्री की तरह उपयोग होता है उसे पॉलीस्टीरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीस्टीरीन कहा जाता है। फिर अब विद्युत तारों के बाहरी प्रतिरोधी परत की तरह उपयुक्त होता है PVC, उसको PVC कहा जाता है, जो विद्युत तारों में बाहरी प्रतिरोधी परत की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, विनाइल क्लोराइड का ये एक बहुलक है। PVC किसका बहुलक है, विनाइल क्लोराइड का एक बहुलक है। और ये कहाँ प्रयोग होता है, तारों के बाहरी तारों में विद्युत प्रतिरोधी के परत के रूप में। फिर दिया हुआ है, विद्युत उपसर्ग निर्माण में प्रयुक्त होता है बेकेलाइट। क्या होता है, बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। ठीक है, अगला है, बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयोग होता है। बोतलों तथा जारों के निर्माण में पॉलिएस्टर प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर मुक्त होता है तथा एरोसॉल का छिड़काव मतलब ए पे क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर से क्या मुक्त होता है। तो हम सभी को पता है कि रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज कहा जाता है उसे CFC मुक्त होता है। ऑप्शन सी में हमें CFC दिख रहा है, लेकिन नन ऑफ एबव का भी ऑप्शन है, तो हम आगे भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रेफ्रिजरेटर से CFC मुक्त होता है, यानी ए की जगह पे CFC हो जाएगा। तथा एरोसॉल का छिड़काव की छीड़ता करता है, किसकी छीड़ता करता है, ओजोन परत की छीड़ता करता है। तो बी की जगह क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा, ओजोन परत की छीड़ता करता है एरोसॉल का छिड़काव। फिर दिया है, सूर्य आने वाली बी, मतलब ओजोन जो यहाँ पे बी की जगह भरे, ओजोन सूर्य आने वाली सी को रोकने के लिए उत्तरदायी है। तो परावैंगनिक किरणें जो है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए ओजोन जो है वो उत्तरदायी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त होता है। एरोसॉल ओजोन की छीड़ता करता है। ओजोन सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। जीन की खोज किसने की थी, तो जंपिंग जीन की खोज की थी मैंग क्लिटोंग ने जंपिंग जीन की खोज की थी। ठीक है, जंपिंग जीन जो है ये DNA के अनुक्रम है जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। ठीक है, अगर आप जंपिंग जीन की स्टडी पूछें कि किसमें आसानी से किया जा सकता है, तो मक्के में जंपिंग जीन की आसानी से स्टडी किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, पर अमीनो करण में किसी यौगिक के अमीनो समूह का एक दूसरे में स्थानांतरण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पर अमीनोकरण में किसी यौगिक के अमीनो समूह का एक दूसरे में स्थानांतरण होता है। ठीक है, अमीनोकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल प्रोटीन को सरल अमीनो अम्ल एमाइड्स एवं एमीन में परिवर्तित किया जाता है। इसी को अमीनोकरण कहा जाता है, अमीनोलाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसमें से क्या सत्य है? इसमें से जो सत्य है वो है होलो एंजाइम को एंजाइम और एपो एंजाइम से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। को एंजाइम, होलो एंजाइम और को एंजाइम से ये गलत हो जाएगा। एपो एंजाइम, होलो एंजाइम और एक्सो एंजाइम ये भी गलत है। जो सही है वो है होलो एंजाइम को एंजाइम और एपो एंजाइम से मिलकर बना होता है। होलो एंजाइम एक पूर्ण कार्यात्मक एंजाइम है जो उत्प्रेरक के रूप में सक्रिय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया शब्द निम्न में से किससे के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि इसमें से वो कौन सी चीज़ है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे BGA के नाम से जानते हैं। इसी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये एक ऐसी बैक्टीरिया है जो अपना भोजन स्वयं बना लेती है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यह अपना भोजन स्वयं बनाती है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया शब्द नीले हरे शैवाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ये मोनेरा वर्ग से बिलोंग करती है। कहाँ से? मोनेरा वर्ग से बिलोंग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंबाई में वृद्धि निम्न में किसके द्वारा होता है? लेटरल मेरिस्टेम, डर्मेस्टन, एपिकल मेरिस्टेम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, विभाजोतक वे हैं जिनकी कोशिका में विभाजन चल रहा होता है या विभाजन की क्षमता होती है, वह विभाजोतक कहलाते हैं। और अगर आपसे बात करें कि पादप ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाजोतक और एक होता है अस्थाई। एक होता है विभाजोतक और एक होता है अस्थाई। जो अस्थाई ऊतक होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल, एक होता है जटिल। अगर बात करें सरल ऊतक की, तो सरल ऊतक में कोलन कायमा, पैरन कायमा और स्क्लेरन कायमा आता है। जटिल ऊतक में तो जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम और फ्लोएम जो होता है, जिसमें से जाइलम जो होता है, जाइलम ये जल ले जाने का कार्य करता है, जैसे जाइलम जैसे जल। और जो फ्लोएम होता है तो ये फूड को पौधों में पहुंचाता है। फ्लोएम फासे फूड को, भोजन को पौधों तक पहुंचाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दशा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? तो पीएच के घटने पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र दाईं ओर खसक जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुसफुसियों और वृक्क धमनियों का समान लक्षण है। दोनों का समान लक्षण क्या है? क्या दोनों में ऑक्सीजनीकृत रुधिर बहता है? ये गलत है। दोनों में अपने अपने अंगों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड होती है? ये भी गलत है। दोनों के भीतर कपाट नहीं होते? ये बिल्कुल सही है। दोनों के भीतर क्या नहीं होते? दोनों के भीतर कपाट नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फुसफुसी धमनी में ऑक्सीजन रक्त का प्रवाह हृदय से फेफड़े में होता है। सामान्य रूप से धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन जो फुसफुसी धमनी होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, वहीं पे बात करें सिरा की, वेन्स की, तो सामान्य रूप से वेन में अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन फुसफुसी वेन या पल्मोनरी वेन जो होता है, पल्मोनरी सिरा जो है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये इसके अपवाद हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड अम्लीय इसलिए होते हैं कि फास्फेट समूह ऋणात्मक आवेशित होता है, इसलिए जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड अम्लीय इसलिए होते हैं क्योंकि फास्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है क्रियाधार तथा सहकारक से, पीएच तथा एंजाइम बीज से, सांद्रता से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम सहकारिता जो होगा वो तीनों से ही प्रभावित होगी, अतः इसका उत्तर होगा कि एक से अधिक। क्रियाधार तथा सहकारक से भी, जिसे सबस्ट्रेट एकाग्रता कहते हैं, पीएच तथा एंजाइम बीज से भी, और सांद्रता से भी। सबस्ट्रेट एकाग्रता में वृद्धि के साथ एंजाइम गतिविधि में बढ़ जाती है। पीएच, प्रत्येक एंजाइम का अपना इष्टतम पीएच होता है जिससे वो काम करते हैं। और सांद्रता यानी तापमान, प्रत्येक एंजाइम अपने इष्टतम तापमान पर काम करता है। तापमान में कोई भी परिवर्तन एंजाइम की गतिविधि को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों से ही प्रभावित होते हैं एंजाइम सक्रियता।
अगला क्वेश्चन है, स्तनियों के यकृत की ऊतकीय संरचना की विशेषता क्या है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यकृत की ऊतकीय संरचना पूछा है, केवल गिस्टन स्पुट और पित्त नलिका, ये सही है। ग्रंथि कोशिकाएं और ल्यूकोसाइट, तो देखिए यहाँ पे यकृत की ऊतकीय संरचना पूछा है। ल्यूकोसाइट ये ब्लड में पाया जाता है, ल्यूकोसाइट ब्लड में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो अंतिम उत्पाद है वो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज तथा फ्रक्टोज और मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, जिसे मोनोसेक्राइड कहा जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हमारे मुख में लार से स्टार्ट हो जाता है। टाइलिन के मिलने से कार्बोहाइड्रेट का पाचन 30% पाचन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यही बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। संवहन की कणों के उनके स्थान पर कंपन द्वारा उष्मा स्थानांतरण शामिल है, ये गलत है। इसका जो सही जवाब है वो होगा, विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब खाना पकाने के पैन को गैस स्टोव पर गर्म किया जाता है तो चालन वह प्रक्रिया है जो लौह से पैन तक उष्मा के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, विकिरण में विद्युत चुंबकीय तरंगें शामिल होती हैं जो ऊर्जा को स्थानांतरित करती हैं, उन्हें उच्च ज्वाला कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, उस माध्यम में वेग अधिक होगा जिसका अपवर्तनांक निम्न में से क्या होगा। तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में वेग जो होगा वो अधिक होगा। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक जो म्यू होता है ये होता है c/v। c क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जिसका जो अपवर्तनांक कम होगा उसका वेग जो होगा वो अधिक होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को स्थिर ऋणावेशी चालक के निकट लाया जाता है, ध्रुवों पर उनके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य। ध्रुवों पर उनके द्वारा किया जाने वाला बल क्या है? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं, शरीर की संतुलन में रखने के लिए बलों को क्या होना चाहिए। तो परिमाण के समान और दिशा में विपरीत होना चाहिए, तब शरीर संतुलन होगा। ठीक है, दो बल जो है एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं, तो शरीर को संतुलन रहने के लिए परिमाण को समान और दिशा में विपरीत होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को इस प्रकार वर्णित किया जाता है। मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को किस प्रकार वर्णित किया जाता है कि किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, ऊष्मा जो होता है वो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने, स्थानांतरित होने, ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, एक निश्चित एंटीबायोटिक एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणुओं और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। एक्स किस प्रकार के एंटीबायोटिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा संकीर्ण स्पेक्ट्रम। वो संकीर्ण है इसलिए वो केवल कुछ प्रकार के ही रोगों पर कार्य कर पाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक मजबूत अम्ल में क्या होता है? एक मजबूत अम्ल में कमजोर संयुग्मक क्षारक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक मजबूत अम्ल में क्या होता है? कमजोर संयुग्मक क्षारक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में से किससे भिन्न होता है? तो एक परमाणु जो है वो अपने आयन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भिन्न होता है। एक परमाणु अपने आयन से किस में भिन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भिन्न होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे क्लोरीन क्या है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। क्यों? क्योंकि इस पर माइनस लगा होता है। ये जो माइनस है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु ये वाला हो गया। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विधि का यूज किया जाता है। किसका? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विधि का यूज किया जाता है ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए। जब ट्यूब के माध्यम से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो मानक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैकेजिंग पैदा करता है।
ये ठीक है, इसके द्वारा जो है ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मिठास का उपयोग केवल शीतल पेय में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पार्टम। स्पार्टम का उपयोग जो है वो शीतल पेय में, आइसक्रीम में, इन सब चीज़ों में किया जाता है, क्योंकि ये एक कृत्रिम शर्करा है। ये चीनी के 100 गुना ज़्यादा अधिक मीठा होता है, ठीक है। इसलिए इसको भारी मात्रा में, जहाँ पे ज़्यादा जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, आइसक्रीम हो गया, जहाँ पे चीनी का ज़्यादा यूज रहता है, वहाँ पे स्पार्टम, सेक्रिन जैसे मीठे पदार्थों का, कृत्रिम चीज़ों का यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे मीठा क्या होता है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है जो कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा, तो फ्रुक्टोज होती है। प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा क्या होती है? फ्रुक्टोज होती है। अगला क्वेश्चन है, काइलोमाइक्रॉन क्या है? काइलोमाइक्रॉन बहुत छोटी प्रोटीन लेपित वसा अणु है, ठीक है। काइलोमाइक्रॉन क्या है? बहुत छोटी प्रोटीन लेपित वसा अणु है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में प्रजनन किसका उदाहरण है? आइसोगैमस, ओनिसोगैमस, ओगैमस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मनुष्यों में जो प्रजनन है वो ओगैमस का एक उदाहरण है। ओगैमस प्रजनन में मादा युग्मक जो होता है एक बड़ा गैर शक्तिशील अंडाणु होता है, और नर युग्मक एक नर युग्मक जो होता है एक छोटा शक्तिशील शुक्राणु होता है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, और नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में अंडे का उत्पादन एक विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जिसे ओगोनियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओगोनियम कहते हैं। जबकि शुक्राणु का उत्पादक एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है, जिसे स्पर्मेटोहोनियम कहते हैं, ठीक है। ये ओगैमस प्रजनन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एबीओ और आरएच रक्त समूहों के लिए एंटीजन निम्न में से किस पर मौजूद होता है? तो आरएच फैक्टर जो होता है ये आरबीसी पर मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मानव रक्त में जो हस्तांतरण की प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रक्त का आदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त या रक्त उत्पादों को अंतःशिरा द्वारा प्रसारित किया जाता है, और इसी को ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेपरिन निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो हेपरिन जो है वो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।